जी, स्पेसिमेन पेपर का मतलब होता है कि एक सैंपल पेपर होता है और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते। इस जो आपका सारा सिंटैक्स है, ये जो सारा जिसको हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही सवाल है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है ये। कहते हैं जी, डिस्क्राइब द सूडो कोड डिस्क्रिप्शंस। कहते हैं 4 सूडो कोड डिस्क्रिप्शंस एंड 5 सूडो कोड स्टेटमेंट्स आर शोन। 4 डिस्क्रिप्शंस हैं। और अब देख लो किधर, पहले पहले आप लोग उस पर और थे, पहले ये देख लो, फिर 22 का भी करते हैं। इधर देखो। कहते हैं जी, 4 डिस्क्रिप्शंस गिवन है सूडो कोड की और 5 स्टेटमेंट्स उसके हवाले से गिवन है। कहते हैं एक लाइन आपने लिंक करनी है, बनानी है, टू लिंक ईच डिस्क्रिप्शन टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। कहते हैं सम सूडो कोड स्टेटमेंट्स विल नॉट बी यूज्ड। कुछ स्टेटमेंट जो है उनका काम नहीं आएगा, यानी कुछ बीच में से रह भी जाएंगे। तो कहते हैं अ लूप दैट विल इटरेट, ऑलवेज इटरेट एट लीस्ट वंस। एक ऐसा लूप जो हमेशा एक ना एक दफा लाजमी चलता है। तो ये आप अब इसके जवाबात आपने साथ साथ देने हैं मुझे लाजमी। मुझे बताइए कौन सा ऐसा लूप होता है जो एक दफा तो लाजमी चलता ही चलता है। वेरी गुड, रिपीट अंटिल। और वो रिपीट अंटिल लाजमी क्यों चलता है? क्योंकि उसमें जो कंडीशन होती है, हमने क्या पढ़ा था, वो एंड में चेक होती है। तो इसको हम जोड़ देंगे किसके साथ जी? ये आपके रिपीट अंटिल के साथ। फिर उसके बाद कहते हैं जी, अ कंडीशनल स्टेटमेंट टू डील विद मेनी पॉसिबल आउटकम्स। कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जो कि मेनी पॉसिबल आउटकम्स के साथ हम लिंक करते हैं? मेनी पॉसिबल, टू की हम बात नहीं कर रहे, हम काफी ज्यादा की बात करें। शामिर, जो शायान और शामिर, जो ये इफ देन एल्स होते हैं, इफ में क्या होता है, अगर जवाब, अगर स्टेटमेंट ये है और देन और एल्स के पार्ट वो होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। मेनी पॉसिबल आउटकम्स हमने याद है केस ऑफ में पढ़ा था कि केस 1 फिर केस 2, और वो आपकी जितनी मर्जी जहां तक आप ले जाएं। तो मेनी पॉसिबल देखो किस में आएगा, ये केस ऑफ में आएगा। अब ये आपने देखें, सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है ये सारी चीजें हम बहुत दफा, ये तो बल्कि एग्जैक्ट सवाल आपके टेस्ट में भी आ चुका है। कहते हैं जी, अ लूप दैट विल ऑलवेज इटरेट अ सेट नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा लूप होता है जो कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट होता है? वेरी गुड, फॉर लूप होता है जो कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। और इसके अलावा कहता है कि अ कंडीशनल स्टेटमेंट विद डिफरेंट आउटकम्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो ये क्या हुआ, इफ में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो कौन सा आउटकम एग्जीक्यूट होता है, देन वाला फॉल्स हो तो कौन सा होता है जी, एल्स वाला होता है। तो ये किस पे जाके कनेक्ट होगा, ये इफ देन एल्स और एंड इफ। और ये वाइल डू एंड वाइल आपका खाली रह जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे चलते हैं जरा। कहते हैं यूजिंग अ सिंगल लूप राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड टू आउटपुट 50 नेम्स दैट हैव बीन स्टोर्ड इन द एरे नेम। अब पहले से एरे उसने बना दी हुई है, ठीक है, नाम एरे का डिसाइड कर लिया हुआ है। तो इधर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है ना, हमसे इनपुट करा रहे हैं। कहते हैं आपने डायरेक्ट क्या करना है, आउटपुट करने हैं 50 नेम्स। यानी उस एरे में कितने नाम है बच्चों, 50 नेम्स है, यानी उसके इंडेक्सेस भी कितने हैं, 50 इंडेक्सेस। ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि एक लूप स्टार्ट करेंगे हम, और लूप के थ्रू हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि फॉर जो है, काउंट जो है, फॉर काउंट 1 to 50, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना है, 50 टाइम्स क्या होगा मुझे बताइए, उस एरे के साथ आउटपुट का जो प्रोसीजर है या आउटपुट का ऑपरेशन है वो कैरी आउट होगा। और ये मुझे बताइए आउटपुट क्या करना है आपने, उस नेम की एरे को करना है। और क्योंकि ये एक एरे है तो ब्रैकेट में हमेशा क्या आएगा, काउंट आएगा। ये 2023 का स्पेसिमेन पेपर है शामिल, पहला वाला जो मैंने 2A। ठीक है जी। और इधर नीचे क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा जी, नेक्स्ट काउंट। ऐसे, अगर आप ऐसे नहीं करते हो, अगर आप चाहते हो कि आप कहते हैं जी कि क्या पता वो 50 से ज्यादा हो नेम्स, और आप किसी और लूप के थ्रू करना चाहते हो, तो आप वाइल के थ्रू भी कर सकते हो। वाइल में क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में काउंट को एक वैल्यू असाइन करो। काउंट को आप बोलो जी 1 से हम स्टार्ट करेंगे,
काउंट को 1 असाइन कीजिए और आपने क्या करना है फिर उसके बाद कि वाइल लूप चलाना है। हम लिखेंगे कंडीशन कि वाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 50, यानी ये कब तक चलेगा, 1 से लेकर कहां तक चलेगा, काउंट लेस देन इक्वल्स टू 50 तक चलेगा आपका ये लूप। ठीक है, काउंट लेस देन इक्वल्स टू 50 रहेगा। और मुझे बताइए ये लेस देन इक्वल्स टू 50 जो है इसमें आपने करना क्या है, ये लेस देन इक्वल टू 50 टाइम्स, वेरी गुड, आउटपुट करना। तो अंदर वो कोड सेम ही रहेगा कि हमने क्या करना है, बीच में आउटपुट की स्टेटमेंट लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जब तक रिपीट होता जाएगा तब तक क्या होगा, आउटपुट होगा, और आउटपुट वही एरे होगा। और इधर भी क्योंकि एरे है तो ब्रैकेट में हम ऐसे इंडेक्स के लिए काउंट लिखेंगे। और अब क्योंकि ये वाइल लूप है तो हम उसको मैन्युअली इंक्रीमेंट भी करेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 करके। और ये वाइल एंड किससे हो जाएगा, एंड वाइल से। तो ये इन दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, एक वाइल के थ्रू भी कर सकते हो और फॉर के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है जी, समझ आए? अगर किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए ये अभी तक तो कोई मुश्किल सवाल इसमें आया ही नहीं। कहते हैं डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन चेक्स ड्यूरिंग डाटा एंट्री, इंक्लूड एन एग्जांपल फॉर ईच। आपने क्या करना है कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का पर्पस बताना। मुझे वैसे बता सकते हो इनका पर्पस क्या होता है, वैलिडेशन का क्या पर्पस होता है, ये क्या चेक करने के लिए यूज होती है कि वो जो डाटा है वो गिवन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे कि नहीं। ऐसे ही है, हमने कल क्या पढ़ा था कि टू चेक इफ द डाटा इज इफ द डाटा या if the data entered follows a given criteria या if the data entered is reasonable। ठीक है, और वो किस तरह चेक होता था, कुछ चेक्स उस पे अप्लाई किए जाते थे। फॉर एग्जांपल आपका वैलिडेशन चेक, सॉरी रेंज चेक, प्रेजेंस चेक, टाइप चेक, तो ये सारे चेक्स इस पे हम अप्लाई करते। तो अगर इसको मैं आंसर करूं तो हम क्या कहेंगे कि वैलिडेशन क्यों यूज होता है। इसके साथ बेशक लिख भी दो कि एक ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं, automated check carried out to test if the data entered follows a certain criteria, follows a certain criteria, या हम लिख सकते हैं कि if the data entered is reasonable, if the data entered is reasonable। और क्या होता है जी कि एक वैरायटी ऑफ जो टेस्ट होते हैं वो अप्लाई होते हैं टू चेक कि डाटा वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से चेक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेंज चेक is used to check if the data entered is within a specified range। If the data entered is within a specified range। ठीक है जी, उसके बाद लेंथ चेक भी बिल्कुल लिख सकते हो। लेंथ चेक किस लिए चेक होता है कि चेक करने के लिए कि जो डाटा है, इफ द डाटा एंटर्ड हैज अ स्पेसिफाइड लेंथ। ठीक है, कर लो तो बेहतर है क्योंकि देखिए हर एक जो है वो 2-2 मार्क्स का है ना, वैलिडेशन भी 2 मार्क्स का है, तो एक में मैंने उसको एक्सप्लेनेशन दे दी, एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया, तो ज्यादा बेहतर है कि अगर हम उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। फिर वेरिफिकेशन का मुझे बताइए जरा बच्चों कि वेरिफिकेशन क्यों हम लगाते हैं, वो डबल एंट्री क्यों हम चेक कर रहे होते हैं, या वो विजुअल चेक क्यों कर रहे होते हैं, क्यों करते हैं हम, इसीलिए चेक करते हैं ना कि हमने जो डाटा एंटर किया है वो सेम ही है जो हमारी इंटेंशन थी या जो हमने करना था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 दफा चेक इनपुट करके चेक करते हैं कि क्या डाटा सेम इनपुट किया हमने दोनों दफा कि डिफरेंट इनपुट किया।
तो ये वेरिफिकेशन चेक किस लिए होता था, इसको हम कह देते हैं कि मैनुअल चेक carried out to see if the data entered is same as the user intended या wanted it to be। और इसकी आप एग्जांपल क्या दे सकते हो, वो डबल एंट्री दे सकते हो। हम कहेंगे जी फॉर एग्जांपल डबल एंट्री is used to enter the data twice। तो जब वो दोनों दफा सेम होगा तो इसका क्या मतलब है कि ये ठीक हुआ। नहीं नहीं, तो सिर्फ वो वेरिफिकेशन चेक में नहीं होते, ये डाटा के ऊपर चेक अप्लाई हो रहे हैं, ये सिक्योरिटी की हम बात नहीं कर रहे, पासवर्ड्स वगैरह इसमें नहीं आते। नोट्स खोलिए, नोट्स आगे आइए जी, क्वेश्चन 3 पे आइए जरा। अब ये भी याद है आपको टेस्ट में दिया गया था, कहते हैं कि जी टिक वन बॉक्स टू शो द नेम्ड सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफाइड टास्क। कहते हैं एक ऐसा सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम जिसको आप नाम दे दें कुछ, वो एक नेम्ड सेक्शन हो एक प्रोग्राम का, और वो एक स्पेसिफाइड टास्क परफॉर्म कर रहा हो। तो मुझे बताइए हमने ये किस में पढ़ा था कि हम उस एक जो पोर्शन होता है उसको हम एक नाम दे देते हैं और उसको हम अलग से रख देते हैं, और वो एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर रहा होता है। क्या फाइल ये कर रही होती है, क्या पैरामीटर ये कर रहा होता है, या प्रोसेस? वेरी गुड, ये फंक्शन करता है। फंक्शन के हमने डेफिनेशन में लिखा था कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, जिसको इसने सेक्शन बोल दिए, यूज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। और फंक्शन और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है? हमने नोट्स में पढ़ा था कि फंक्शन क्या करते हैं, हमेशा कोई ना कोई चीज रिटर्न करता है, और प्रोसीजर रिटर्न कुछ नहीं करता। ठीक है जी, आगे आते हैं जरा। कहते हैं सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम is an example of a computer system that is made up of subsystems। चलिए जी, subsystems वाला सवाल भी आ गया। कहते हैं part of a satellite navigation system, एक तो है जी allows the user to enter the details of a new destination, exact ये सवाल हम कर चुके हैं, और select a previously saved destination। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं जी सेकंड में, कहते हैं जी डिस्प्लेस डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ विजुअल मैप और अ लिस्ट। मुझे बताइए क्या यही एग्जैक्ट सवाल हम कर नहीं चुके? तो एक आपने वो टॉप डाउन डिजाइन बनाना है, सब सिस्टम हम उसी को कहते हैं, कि वो एक सिस्टम को याद है, एक जो मेन काम होता था, अब वो जो सब सिस्टम वाला सवाल किस बच्चे ने पूछा था कि उसको हम ब्रेक करके फर्दर पार्ट्स में यानी और छोटे सिस्टम्स में लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये इसके हमने सब सिस्टम्स बना दिए। तो इस तरह के अगर हम बनाएंगे, कुछ सिस्टम्स बनेंगे इसके, जरा देखते हैं किस किस तरह बनेंगे, ऐसे ऐसे सारे बनेंगे, तो किस किस में क्या क्या आएगा जरा देखते हैं। तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है बच्चों, तो इस सिस्टम का मेन नाम तो क्या होगा आपका, यही सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। तो पहले एक जरा मैं बॉक्स बनाऊंगा जिसमें इसका नाम लिखूंगा, ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी ये एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ये टॉप डाउन डिजाइन के हमने और भी काफी सवाल किए थे, आपको याद होगा नोट्स में। ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, और ये देखिए दो पार्ट्स में ब्रोकन है। एक तो क्या है कि एक में यूजर इनपुट करता है डिटेल्स, और दूसरे में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। तो एक इनपुट के लिए हम सेक्शन बना देंगे इसका, ठीक है, एक सेक्शन हम इसका इनपुट के लिए बना देंगे, और एक सेक्शन हम इसका आउटपुट के लिए बना देंगे। तो ऐसे इनपुट के लिए मैं एक सेक्शन बनाता हूं, और उसमें हम लिखेंगे जी इनपुट वो क्या करेगा, और इनपुट इधर यूजर क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन इनपुट कर रहे हैं। तो हम इधर लिखेंगे कि एक सेक्शन ऑफ द कोड होगा टू इनपुट डेस्टिनेशन,
और एक सेक्शन ऑफ द कोड होगा टू आउटपुट या डिस्प्ले, क्या होगा जी बताइए? आउटपुट करना है या डिस्प्ले करना है हमने? डायरेक्शंस को डिस्प्ले करना है। तो एक जो उसका डब्बा होगा वो किसको डिस्प्ले करेगा? डायरेक्शंस को। तो हम क्या कहेंगे, एक साइड से क्या होगा, आउटपुट डायरेक्शंस। अब मुझे बताइए, ये जो डेस्टिनेशंस वो एंटर करेगा, इनपुट करेगा, इसको उसने कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है? कि एक तो नई डेस्टिनेशन भी एंटर कर सकता है यूजर, और एक कोई प्रीवियसली सेव्ड वन भी उठा के लिख सकता है। तो ये भी कितने पार्ट्स में ब्रोकन है? दो पार्ट्स में ब्रोकन है। कि एक तो आपकी नई डेस्टिनेशन हो सकती है कोई, हम ऐसे करेंगे कि एक, या तो वो न्यू डेस्टिनेशन होगी, एक सिस्टम को हम ऐसे लिखेंगे कि ये न्यू डेस्टिनेशन है, और एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सेकंड आप ब्रेक करेंगे उसमें, वो हम लिखेंगे कि एक सेव्ड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये इनपुट वाले का हमने सिर्फ ब्रेक किया उसको दो अपने सब सिस्टम्स में, कि एक न्यू डेस्टिनेशन है और एक सेव्ड डेस्टिनेशन, ऐसे। और अगर आउटपुट वाले की बच्चों बात करें, तो आउटपुट वाले को इधर देखिए, वो डिस्प्ले डायरेक्शन करता है किस तरह, या तो एक मैप के थ्रू या तो एक लिस्ट के थ्रू। तो हम आउटपुट को भी दो पार्ट्स में उसने हमें ब्रेक करके दिया है, कि ऐसे आपका आउटपुट का भी एक जो पोर्शन होगा वो एक विजुअल मैप का या तो होगा, और सेकंड पोर्शन होगा आपका जो कि एक लिस्ट की फॉर्म में आपको डायरेक्शंस दे रहा होगा। तो ऐसे हम लास्ट पोर्शन भी उसका सेकंड भी बना लेंगे, जो कि हमें वो लिस्ट की फॉर्म में ऐसे हमें आउटपुट दे रहा होगा। तो ये आपको याद है हमने किस लिए बनाते थे? कि एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के लिए। कि फॉर एग्जांपल, अगर तो कोई जो बंदा है जिसने कोड लिखना है इसका, तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा कि एक कोड में लिखूंगा इनपुट के लिए, एक कोड में लिखूंगा आउटपुट के लिए। इनपुट में भी फर्दर वो ब्रेक करेगा कि एक न्यू डेस्टिनेशन वाला, सेव्ड वाला, फिर आउटपुट में विजुअल मैप वाला और लिस्ट वाला। तो वो अपने लिए कोड को ब्रेक करके आसान करने के लिए उसको सब पार्ट्स में या सब सिस्टम्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक जो मेन सिस्टम होता है, जो पूरा आपका प्रोग्राम होता है, जो नेविगेशन सिस्टम था, इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और उनको हम क्या कहते हैं, सब सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है कसीम, चलिए जी आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन 5 पे आते हैं जरा। अच्छा जी, कहते हैं एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू इनपुट सम नंबर्स। कहते हैं इट ओनली आउटपुट्स एनी नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ये सिर्फ वो नंबर्स इनपुट आउटपुट करता है जो कि 100 या 100 से ज्यादा है। कहते द नंबर 999 इज नॉट आउटपुट एंड स्टॉप्स द एल्गोरिथम। और जैसे ही 999 आता है, एक तो उसको आउटपुट नहीं किया जाता, उसके अलावा इस पूरे एल्गोरिथम को स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये एक बीच में एरर्स फाइंड करने वाला सवाल दोबारा से आ गया, कि जिसमें सम नंबर्स इनपुट ले रहे। क्या मुझे बताइए, नंबर ऑफ इनपुट्स नोन है बच्चों, हमने कितनी लेनी है? नहीं नोन, तो देखिए उसने खुद ही से कौन सा लूप यूज कर लिया, वाइल का लूप यूज कर लिया। हम भी होते तो हम कौन सा, ये वाइल या रिपीट एंटिल का ही लूप यूज करते। मुझे बताइए, क्या इधर फॉर लूप यूज कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो रीजन बताइए कि क्यों नहीं कर सकते। जरा जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या इधर फॉर लूप यूज कर सकते हैं? गुड। क्योंकि फॉर लूप में क्या होता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस एक तो फिक्स्ड होती हैं और हमें नोन होती हैं। इधर तो ना फिक्स्ड है और ना हमें पता है कि कितनी इटरेशंस करनी। ठीक है, तो इसीलिए हमने फॉर लूप यूज नहीं किया, बाकी लूप्स यूज किए। अच्छा जी, अब देखिए जरा एरर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं जी इनपुट नंबर। इनपुट हमने नंबर किया, और नीचे देखिए अगर आप सेकंड लाइन में, तो कहते हैं व्हाइल नंबर्स इज नॉट इक्वल टू 999। ये देख रहे हो, बहुत ही माइनर से इसने एरर किया है। ये देखो, वेरिएबल का नाम नंबर्स है या नंबर है? नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक
वेरिएबल का नाम ही उसने आपको गलत दे दिया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वाइल नंबर्स है इसको हम क्या लिखेंगे, हम पूरा लिख देते हैं बेशक। हम लिखेंगे जी, ये जो वाइल नंबर्स लिखा हुआ है इज नॉट इक्वल्स टू 999 डू, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए जी वाइल नंबर। तो ये देख रहे हो, ये जो मैं आपको बोलता था कि ये एक एरर ही काउंट होता है, तो आपको ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि जो वेरिएबल का नाम आपने स्टार्ट में लेके चले हो एग्जैक्ट वही आपके कोड में होना चाहिए। तो ये इतना छोटा सा इसने एरर किया। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, कहता है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, और अगर हम सवाल जाके पढ़ें तो कहता है इट ओनली आउटपुट्स एनी नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो इधर तो इसने सिर्फ किसका जिक्र किया हुआ है, ग्रेटर देन का जिक्र किया हुआ है ना। तो क्या मुझे बताइए ये भी एरर होगा कि नहीं होगा? यस, ये भी एक एरर होगा। तो इधर इसने बहुत छुपा छुपा के एरर्स रखे हैं। छुपा के तो नहीं, खैर सवाल गौर से पढ़ो तो समझ आ जाती है। कहते जी कि ये एरर है, मैं लिखने जा रहा हूं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, ये एरर है। और इसका ठीक वो क्या है कि हम लिखेंगे कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ठीक है, क्योंकि 100 को भी उसने आउटपुट करना। सवाल में भी बोला गया था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। फिर उसके बाद क्या करता है जी, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो देन आउटपुट नंबर। उसके बाद एंड इफ। अब मुझे बताइए, सवाल जरा दोबारा पढ़ते हैं। कहते हैं एन एल्गोरिदम हैज बीन रिटन टू, ये पढ़ो जरा, इनपुट सम नंबर्स, और फिर कहते हैं कि इट ओनली आउटपुट्स द नंबर दैट आर ग्रेटर देन 100। इनपुट इस प्रोग्राम में कहाँ हो रही है बच्चों, मुझे कोई ढूंढ के बता सकते हैं इनपुट कहाँ हो रही है? लूप से बाहर हो रहे हैं। लूप से बाहर वो जब इनपुट लेगा, क्या वो रिपीटेड इनपुट्स लेगा, सिर्फ एक दफा लेगा? एक दफा लेगा। तो लूप के अंदर भी तो उसको इनपुट लेनी चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? एक इनपुट तो उसने ली कि वो लूप स्टार्ट कर सके ना। इनपुट नंबर लेगा तो वो फिर ही इधर आके कंपैरिजन कर पाएगा कि क्या वो इक्वल है 999 के कि नहीं है। तो लूप के अंदर भी तो उसको इनपुट लेनी है कि वो बार बार फिर उस प्रोसेस को रिपीट कर सके, ठीक है। तो लूप के अंदर जब आप इनपुट्स ही नहीं लेंगे तो वो कैसे चेक करेगा कि ये नंबर्स बदलते जा रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे कि जी एक इनपुट स्टेटमेंट भी मिसिंग है। तो हम इधर एक्सप्लेन करेंगे कि इनपुट नंबर इज मिसिंग फ्रॉम इनसाइड द लूप। इनपुट नंबर इज मिसिंग फ्रॉम इनसाइड द लूप, क्योंकि हमने मल्टीपल नंबर्स इनपुट करने हैं, और मल्टीपल काम जो भी हम करते हैं, जो भी काम हम मल्टीपल टाइम्स करना चाह रहे होते हैं, उसको हम लूप के अंदर करते हैं। ये तो वो जब वो इनपुट नंबर लेगा ना, तो वो सिर्फ लूप के अंदर आने के लिए लेगा कि जैसे ही उसने इनपुट नंबर लिया तो वो इधर कंपैरिजन कर पाएगा। अगर हम स्टार्ट में कोई नंबर इनपुट ही नहीं लेंगे तो वो इधर इस नंबर में कुछ पड़ा ही नहीं होगा। ये जो ये वाला हमारे पास वैल्यू है, इसमें स्टार्ट में कुछ पड़ी नहीं होगी, तो वो कंडीशन कैसे चेक करेगा? तो ये स्टार्ट वाला हम किस लिए लेते हैं? लूप को स्टार्ट करने के लिए। अगर स्टार्ट में ही 999 इनपुट कर देगा तो वो लूप स्टार्ट में ही नहीं चलेगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, आउटपुट नंबर हो गया, फिर एंड वाइल हो गया, और बाहर भी आउटपुट नंबर लिखा है। क्या इस बाहर आउटपुट नंबर की कोई तुक बनती है, मुझे बताइए? लूप के बाहर आउटपुट नंबर लिखने की कोई तुक बनती है बच्चों? कोई उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारे जो अंदर चेक हो गए वो आउटपुट ही अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो आउटपुट नंबर लिखा हुआ है, हम कहेंगे कि एरर है आउटपुट नंबर एट द एंड। ये जो एट द एंड है आउटपुट नंबर, इसको हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट नीडेड या नॉट रिक्वायर्ड
और हम कहेंगे रिमूव इट। तो ये एक करेक्शन है इसकी। मुझे बताइए दोबारा से अब इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं कि ये इनपुट करेगा कुछ नंबर्स और सिर्फ उन नंबर्स को आउटपुट करेगा जो कि 100 या उससे बड़े हैं, और 999 पे ये प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो मुझे बताइए अगर मैं पहला नंबर ही इनपुट करता हूं बच्चों 999, तो मुझे बताइए क्या इस लूप को पूरे को चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। और नीचे आके आउटपुट क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा जो कि क्या है 999 है। और क्या हमने 999 आउटपुट करना है? कहता है इट इज नॉट आउटपुट। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये आउटपुट नंबर। तो हमने इसीलिए बाहर नहीं रखना, अंदर रखना है कि अगर वो 100 या उससे बड़ा होगा तो तब सिर्फ वो आउटपुट होगा। जरा आगे आते हैं, कहते हैं जी राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट टू चेंज द करेक्टेड एल्गोरिथम टू आउटपुट ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 इंक्लूसिव। कहते हैं आपने इस सूडो कोड स्टेटमेंट को चेंज करना है। अब देखो एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन का उसने आपको नहीं बोला, तो कह रहे हैं कि आपने उस सूडो कोड स्टेटमेंट को चेंज करना है और क्या करना है कि सारे नंबर्स को आपने आउटपुट करना है बिटवीन 100 एंड 200। और कहते हैं यू डू नॉट नीड, अब देखो इधर इसने बता दिया आपको कि आपको जरूरत नहीं है टू री राइट द होल एल्गोरिथम। आपने सिर्फ वो पोर्शन बताना है जहां पे आप क्या करोगे, उस पोर्शन को ऐड करोगे जो सिर्फ 100 और 200 के बीच के नंबर्स आपको करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे? अभी तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन 100 के नंबर्स को आउटपुट करे, ऐसा है कि नहीं? तो इस इफ कंडीशन को हमने बस चेंज करना है टू व्हाट, कि हमने लिखना है कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है और लेस देन इक्वल टू क्या है, बताइए जरा, लेस देन इक्वल टू क्या है, 200 है, तब उस नंबर को हम क्या करेंगे, वेरी गुड, आउटपुट करेंगे। तो हम लिखेंगे इधर सिर्फ एक आपने सिंपल ये स्टेटमेंट लिखनी है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, क्योंकि एक रेंज के अंदर की बात करें 100 से लेकर 200, तो ये विद इन दिस रेंज की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड दोबारा लिखेंगे कि एंड नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 200, तो तब क्या होगा, वो नंबर आउटपुट होगा। तो एक तो आपको मिला जी इस एंड का मार्क, क्या आपने ऑपरेटर ठीक यूज किया, और एक मार्क आपको इनका मिलेगा कि आपने लिमिट्स ठीक यूज की। समझ आई ये बात? बस ये चीज आपने चेंज करनी थी। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये लाइन समझ ना आई हो? बच्चों शयान हमने स्टार्ट में बताया था, आपको बड़े शुरू में मैंने बताया था कि कंप्यूटर में इस तरह का सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बाजिल एंड हम इसलिए यूज करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल किसी भी रेंज के अंदर की बात करें, हमने बोला था कि अगर हम 100 और 200 के बीच के नंबर्स की हमने आउटपुट करना है, तो ये इस 100 से लेके 200 के अंदर जो सारे नंबर्स आते हैं विद इन द रेंज की बात करें, तो तब हम हमेशा एंड यूज करते हैं। क्योंकि कोई नंबर जो 100 से ग्रेटर होगा और वो 200 से कम होगा, तो उसके लिए दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी ना, कि वो नंबर 100 से ग्रेटर भी होगा। फॉर एग्जांपल 120 की बात करूं, तो क्या ये 100 से ग्रेटर है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्या ये 200 से लेसर है? ट्रू। तो दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो तब ये नंबर आउटपुट होगा। अगर मैं बोलता हूँ नंबर है जी 300, तो मुझे बताइए क्या ये नंबर 100 से ग्रेटर है? ट्रू, यहां से तो कंडीशन ट्रू है। लेकिन क्या ये 200 से लेसर है? फॉल्स। तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और तब ये हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा जो इफ स्ट्रक्चर है ये नंबर प्रिंट नहीं होगा। और अगर हम और डालते तो वो और में हम क्या कहते थे कि एक भी ट्रू हो तो चलेगा, तो तब ये क्या करता, 300 को भी प्रिंट कर देता, जबकि 300 को प्रिंट नहीं करना था। तो इसीलिए हम जब भी एक लूप के रेंज के अंदर की बात करते हैं, तो तब हम कहते हैं जी हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ऐसे हमने ये नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करके देखा था कि फॉर एग्जांपल इधर की हम बात करें तो हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, जबकि हम ऐसे रेंज के बाहर की बात करें कि फलाने नंबर से लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो तब हम ये और ऑपरेटर यूज करते हैं। क्योंकि कोई नंबर जो 100 से कम होगा वो कभी भी 200 से ज्यादा नहीं होगा।
या कोई नंबर जो 200 से ज्यादा होगा वो कभी भी 100 से कम नहीं होगा। तो आउटसाइड द रेंज की बात हम जब भी करते हैं हम और ऑपरेटर यूज करते हैं, और उस रेंज की अगर विद इन द रेंज की बात करेंगे तो तब हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन 6 पे आते हैं जरा। कहता है कंसिडर दिस लॉजिक एक्सप्रेशन, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन उसने आपको दी हुई है। कहता है ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट फॉर दिस लॉजिक एक्सप्रेशन। कहता है x इक्वल्स टू a एंड b और b एंड नॉट c। इतना सिंपल तरीन एक उसने आपको लॉजिक स्टेटमेंट दी हुई है। कहता है ईच लॉजिक गेट मस्ट हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इनपुट्स। ये बात तो आपके सोचने की है ही नहीं, क्योंकि हम 2 से ज्यादा इनपुट्स किसी को देते ही नहीं। और कहते हैं डू नॉट सिंप्लीफाई दिस लॉजिक एक्सप्रेशन, यानी जिस तरह है उसी तरह आपने लिखी। ठीक है, ये एंड नॉट को कहीं नैंड ना बनाते फिर ना वो कहना चाह रहे। तो इधर देखिए जरा लॉजिक गेट लॉजिक इसकी वो बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले कहते हैं ए एंड बी। बच्चों ये ए एंड बी का क्या मतलब है कि ए से एक स्ट्रेट लाइन आएगी और बी से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये आपस में किससे जुड़ जाएंगे? मुझे बताइए क्या इनमें किसी के साथ नॉट गेट लगा हुआ है किसी किस्म का? ये आपस में किससे जुड़ जाएंगे? एक एंड गेट से। ठीक है जी। फिर उसके बाद बी जुड़ेगा नॉट सी से एक एंड गेट के साथ, तो हम सी से एक नॉट गेट लाएंगे ऐसे, एक नॉट गेट सी से निकाल के लाएंगे हम, और उसको किसके साथ जोड़ेंगे? बी के साथ विद एन एंड गेट। और बी से एक ऐसे हम लाएंगे लाइन, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे विद एन एंड गेट। अच्छा ये जो लॉजिक गेट का बच्चे सर्किट्स का पूछ रहे हो, ये आप पेंसिल से बना सकते हो, लेकिन ऊपर पेन एंड में फिर आपने लाजमी ट्रेस करना है, क्योंकि पेंसिल का पता नहीं होता। पेंसिल जो है इधर हम पेंसिल से करते नहीं है, क्योंकि वो स्कैनिंग के टाइम पता नहीं होता। हर बच्चे डिफरेंट टाइप की पेंसिल यूज करते हैं, तो फिर वो कोई पेंसिल स्कैन हो पाती है कोई नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऐसे ये और के साथ एंड पे ज्वाइन हो जाएंगे। मुझे बताइए इस लॉजिक सर्किट में किसी को कोई मसला है? चलेगी आगे देखते हैं जरा। कहते हैं जी कंप्लीट द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक एक्सप्रेशन। कहते हैं ऊपर जो लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन थी उसके लिए आपने ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना। तो जरा देखते हैं बच्चों ट्रूथ टेबल हम कैसे करेंगे इसका। मुझे बताइए ए बी सी उसने इनपुट्स दी हुई हैं। हम क्या करते थे कि जिस ऑर्डर में हमने लॉजिक वो बनाया था, अपना गेट्स बनाए थे सारे, उसी ऑर्डर में सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मुझे बताइए सबसे पहले हमने ये वाला किया था, ये एंड गेट। तो इसका मुझे बताइए आउटपुट को मैं क्या नाम दे दूं? अगर डी का नाम दे दूं, अगर मैं इसके आउटपुट को कह दूं कि ये जी डी है तो चलेगा? अच्छा जी, इसकी आउटपुट क्या कह दी मैंने? डी कह दी। और डी हमारे पास कैसे आ रहे हैं डी के जवाबात? कि वो जो सारी वैल्यूज हैं, जो ए और बी की वैल्यूज हैं, वो आपस में क्या हो रही? मल्टीप्लाई होती हैं, और उनसे हमारे पास क्या आ रहा है जी? डी का जवाब आ रहा है। तो ए और बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 इंटू 0 इज 0, ये भी 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, ये 1 इंटू 1 इज 1, एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो ये आखिरी भी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमने नॉट गेट सॉल्व किया था, तो इसको मैं जरा ई का नाम दे देता हूँ। और ई मुझे बताइए बच्चों कहाँ से आ रहा है? सी की सारी वैल्यूज को क्या करने से, ऑपोजिट करने से हमारे पास क्या जवाब आ रहा है? ई आ रहा है। तो मतलब जहां पे सी 0 है उसको मैं क्या कर दूंगा? 1, तो हमारा क्या बन जाएगा? ई। जहां पे 1 है उसको मैं कर दूंगा 0, तो हमारे पास ई बनता जाएगा। तो हम सारी उसकी इनपुट्स को ऑपोजिट करते जाएंगे तो हमारे पास ई के जवाब आ जाएंगे। उसके बाद हमने ये एंड गेट सॉल्व किया था, तो इसको मैं एफ कह देता हूँ। और ये एफ देख रहे हो मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं? ये एक ये इधर से आ रहे हैं। ये ई एक इनपुट है इसकी, और दूसरी इनपुट आप अगर ऐसे देखो ट्रेस बैक करो तो दूसरी इनपुट इसकी क्या बन रही है? ये बी बन रही है। यानी ये बी और ई का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, और जवाब हमारे पास क्या बन के आ रहा है? एफ बन के आ रहा है। तो बी और ई का मैं एंड करने जा रहा हूँ जरा। ये बी है हमारे पास और ये ई है हमारे पास, तो ये पहला 0 इंटू 1 इज 0, फिर 0 इंटू 0 इज 0, फिर 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0,